Hello friends, welcome to Tale Times. I am your narrator and let's begin our story Rebirth of My Cruel Husband, Episode 4. Boss, we did not found anything. चटाक, अभियांश का तीसरा फोन दीवार से टकराकर टुकड़ों में बिखर चुका था, लेकिन उसके गुस्से की आग कम नहीं हो रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा उबाल था, जैसे वो किसी को भी मिटा सकता हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ईशा कहाँ गायब हो गई। सुबह से लेकर अब तक, शहर से लेकर बाहर तक उसने हर कोना छान मारा था, लेकिन ईशा का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उसकी चिंता अब गुस्से में तब्दील हो चुकी थी और वो किसी मौत के देवता से कम नहीं लग रहा था। कमरे में मौजूद लोग उसकी तरफ देख तो रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके पास जाकर कुछ कह सके। मिष्टी, जो अब तक बेहोश थी, होश में आ चुकी थी। वो लगातार ईशा को खुद ढूंढने जाने की जिद कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू और बेचैनी थी। ऋषिका उसे शांत करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मिष्टी को संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। उसकी आवाज में जितना दर्द था, उतना ही डर भी। वीरा अभियांश को शांत करवाने के लिए जैसे ही उसकी ओर कदम बढ़ाने वाला था, अचानक घर की डोर बेल बज उठी। कमरे में मौजूद सभी लोगों का ध्यान उस ओर चला गया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर विराज ने धीरे धीरे आगे बढ़कर दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। उसकी भौहें कंफ्यूजन में सिकुड़ गईं, जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। वो वापस मुड़ने ही वाला था कि उसकी नज़र दरवाजे के नीचे रखे एक छोटे लाल बॉक्स पर पड़ी। उसने ध्यान से बॉक्स की तरफ देखा और तभी अभियांश भी दरवाजे के पास आ पहुंचा। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। आंखों ही आंखों में बिना कोई शब्द बोले उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया। दोनों ने थोड़ी देर इधर उधर नजरें दौड़ाई, बॉक्स को सही से देखा और ये कन्फर्म किया कि शायद इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है। विराज ने झुककर धीरे से वह लाल बॉक्स उठाया। बॉक्स पर एक छोटी सी सफेद चिट लगी हुई थी। अभियांश ने झट से चिट को देखा और पढ़ा, अ ब्यूटिफुल गिफ्ट फॉर अ ब्यूटिफुल फादर, ऊप्स, एक्स फादर। चिट पर लिखे शब्द पढ़ते ही अभियांश के दिमाग में कुछ खटकने लगा। उसका चेहरा गंभीर हो गया और वो कुछ सोचने लगा। वो बॉक्स को मिष्टी से छिपाने की कोशिश में था, क्योंकि उसे लगा कि इस अजीब गिफ्ट का ईशा से कोई न कोई ताल्लुक जरूर है। उसने तुरंत फैसला किया कि इस बॉक्स को अंदर ले जाकर पहले खुद देखेगा। लेकिन शायद किस्मत उसके साथ नहीं थी। जैसे ही वो बॉक्स लेकर मुड़ने लगा, मिष्टी और ऋषिका वहां आ चुकी थी। उनकी निगाहें उस लाल बॉक्स पर टिक गईं। मिष्टी की आंखें तुरंत ही बॉक्स पर लगे सफेद चिट पर लिखे शब्दों पर जा टिकी, अ ब्यूटिफुल गिफ्ट फॉर अ ब्यूटिफुल फादर, ऊप्स, एक्स फादर। मिष्टी के चेहरे का रंग उड़ गया। कोई बेवकूफ ही होगा कि ये पता न लगा सके कि ये बॉक्स ईशा के किडनैपर ने ही भेजा होगा। मिष्टी ने फुर्ती से अभियांश के हाथ से वो बॉक्स छीन लिया। अभियांश उसे रोकने की कोशिश में आगे बढ़ा, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर घर कर चुका था। उसे अंदेशा था कि यह बॉक्स खतरनाक हो सकता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिष्टी ने जल्दी से उस पर लगे गिफ्ट पेपर को हटाया और जैसे ही बॉक्स खोला, उसकी जोरदार चीख पूरे घर में गूंज उठी। उसकी चीख इतनी दर्द भरी थी कि कमरे में मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया। बॉक्स उसके हाथों से छूटकर फर्श पर गिर गया और उसकी टक्कर की आवाज के साथ ही जैसे सबकी सांसें थम गईं। अभियांश का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में बेचैनी और डर था। मिष्टी की हालत ऐसी थी कि वो कुछ सोच या समझ नहीं पा रही थी। वो वहीं खड़ी खड़ी कांपने लगी। उसके होंठ सूख गए और चेहरा सफेद पड़ गया था। ऋषिका और विराज ने अपनी सांसें रोके हुए उस मंजर की ओर देखा। उनके सामने फर्श पर 4 कटी हुई छोटी छोटी उंगलियां बिखरी हुई थीं। उन उंगलियों से अभी भी ताज़ा खून टपक रहा था और कमरे में खून की गंध फैलने लगी थी। सबकी आंखें डर और हैरानी से फैल गईं। इस चीज ने पूरे माहौल को एक अजीब सी खामोशी में ढक लिया था, मानो समय भी थम गया हो। मिष्टी की कांपती हुई आंखों से आंसू बहने लगे, जबकि अभियांश का चेहरा गुस्से और दुख के एक भयानक मिश्रण में बदल चुका था। मिष्टी कांपते हुए अपने होठों से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। उसका शरीर एकदम से ढीला पड़ने लगा और अभियांश ने तुरंत उसे अपनी बाहों में थाम लिया।
उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट और बेबसी थी। मिष्टी की हालत देख अभियांश के भीतर का गुस्सा और डर एक खतरनाक रूप ले रहे थे। विराज, जो अभी तक जड़ बनकर खड़ा था, उसका ध्यान अचानक फर्श पर पड़े उस सफेद कागज पर गया। उसने अपने आंखों की नमी को पोंछा और कांपते हुए हाथों से वह पेपर उठाया। जैसे ही उसने लाल रंग से लिखे शब्दों को पढ़ा, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ब्रेकिंग न्यूज, किसी बेरहम इंसान ने छोटी बच्ची के टुकड़े टुकड़े कर किया गिफ्ट बॉक्स में पैक और माँ बाप तक टुकड़ों टुकड़ों में पहुंचाया। ये शब्द किसी तीर की तरह अभियांश के सीने में धंस गए। उसका मजबूत पत्थर जैसा दिल भी इस वक्त डर और चिंता से कांपने लगा। एक पल के लिए उसे लगा कि उसका सारा पावर, उसकी सारी ताकत बेकार हो चुकी है। मिष्टी, जो अभियांश को कसकर पकड़े हुए थी, अब बिलखने लगी। उसकी दर्द भरी आवाज कांप रही थी। छोटी ईशू, मेरी ईशा, प्लीज उसे ले आओ अभियांश। आप इतने पावरफुल हैं, प्लीज कुछ तो करिए। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अभियांश ने आज खुद को इतना बेबस पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसकी ताकत, उसका रुतबा, जो हमेशा उसे अजेय महसूस कराता था, आज उसकी अपनी बेटी को बचाने में नाकाम हो रहा था। उसका दिल घुट रहा था और हर बीतते पल के साथ उसकी बेचैनी और गुस्सा बढ़ते जा रहे थे। वो चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, इस वक्त वह अपनी सबसे बड़ी कमजोरी के सामने खड़ा था, अपनी बेटी को बचाने में नाकाम। मिष्टी की आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। कोई कुछ कहता, इससे पहले ही दरवाजे से राजवीर और वानिका दौड़ते हुए अंदर आए। उनकी हालत बिखरी हुई थी। वानिका के सिर आर पट्टी बंधी हुई थी और राजवीर के कपड़ों पर जगह जगह खून के निशान थे। सुबह से ही वो ईशा को ढूंढने निकले हुए थे। शायद इस दौरान लड़ते वक्त उन्हें ये चोटें आ गई थी। जैसे ही उन्होंने कमरे का मंजर देखा, वानिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, लेकिन राजवीर, जो थोड़ी शांति से चीजों को देख रहा था, अचानक उन कटी हुई उंगलियों की तरफ ध्यान से देखने लगा। उसने कुछ देर तक गौर किया और फिर एकदम से कहा, ये ईशा की उंगलियां नहीं हैं। सभी चौंक गए और राजवीर की ओर देखने लगे। मिष्टी की भरी आंखें भी उसकी ओर घूम गईं। राजवीर ने गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, देखो, इन उंगलियों की साइज में फर्क है। ऐसा लगता है कि ये 4 अलग अलग बच्चों की हैं। ईशा की उंगलियों की साइज इनमें से किसी से मैच नहीं करती। अब सबकी नजरें उन उंगलियों पर थीं, जो अभी भी खून से सनी हुई थी। राजवीर की बात सुनकर कमरे में एक पल के लिए हलचल रुक गई। अभियांश की आंखों में हल्की सी उम्मीद की झलक आई, लेकिन साथ ही मन में एक और सवाल उभर आया, अगर ये उंगलियां ईशा की नहीं हैं, तो फिर ये किसकी हैं? मिष्टी, जो अब तक कांप रही थी, धीरे से बोली, अगर ये ईशा की नहीं है, तो फिर वो कहाँ है? अभियांश, हमारी ईशा कहाँ है? अभियांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये सब उन किडनैपर्स का खेल है। हमारा ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया है। राजवीर के दिमाग में एक खटकती बात तुरंत आई और उसने अभियांश से पूछा, तुम लोगों ने इस बिल्डिंग में कैमरे लगाए थे, तो क्या सीसीटीवी? उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि विराज बीच में बोल पड़ा, सबसे पहले वो ही चेक किए थे। सारा डाटा डिलीट किया जा चुका है। हमारी हैकिंग टीम सुबह से उसे रिकवर करने में लगी हुई है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया है। राजवीर ने गुस्से में अपने सिर पर हाथ फेर लिया। उसकी खींच बढ़ती जा रही थी। वे सभी बात करते करते लिविंग रूम में पहुंच चुके थे। ऋषिका ने मिष्टी को सोफे पर बैठाकर पानी पिलाया, जो अब भी सदमे में थी और थर थर कांप रही थी। तभी विराज का फोन बजा। उसने कॉल रिसीव किया और दूसरी तरफ से कुछ सुनते ही उसकी आंखें गुस्से से भीज गईं। अभियांश ने तुरंत उसकी ओर देखा और पूछा, क्या हुआ? विराज ने गहरी आवाज में जवाब दिया, डाटा बहुत सफाई से डिलीट किया गया है। उसे रिकवर करना लगभग नामुमकिन है। अभियांश ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी टीम बेस्ट हैकिंग टीमों में से एक थी, और अगर वे भी कुछ पता नहीं लगा पा रहे थे, तो इसका मतलब यही था कि जिसने भी ये सब किया है, वो बेहद शातिर और माहिर है। एक और बात जो अभियांश के दिमाग में अब और साफ हो चुकी थी, वो ये कि इन सब के पीछे किसी अपने का ही हाथ हो सकता है। उसे शक था कि जरूर कोई उसके आदमियों में से ही इसका हिस्सा है,
वरना इतनी सिक्योरिटी के होते हुए डाटा डिलीट करना कोई छोटी बात नहीं। उधर राजवीर कब से मिष्टी को चुपचाप देख रहा था। विराज की बात सुनने के बाद से ही मिष्टी गहरी सोच में डूबी हुई थी। कुछ याद कर राजवीर की आंखें चमकने लगी। वो अचानक से ही मिष्टी के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसके दोनों हाथ अपने हाथ में ले लिए। सबका ध्यान उसकी तरफ आ गया। मिष्टी उसे देखने लगी। राजवीर ने अपनी कांपती आवाज में कहा, बच्चा, तू ये कर सकती है क्या? ये सवाल सुनते ही मिष्टी के शरीर में एक अजीब सा डर दौड़ गया। सब लोग उन दोनों को कंफ्यूजन में देखने लगे। मिष्टी जोर जोर से सिर में हिलाते हुए अपना हाथ राजवीर से छुड़वाने की कोशिश करने लगी, लेकिन राजवीर ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। वो लगातार कहता रहा, नहीं बच्चा, आज तुझे अपने इस डर से बाहर निकलना होगा। आज तू सेल्फिश नहीं हो सकती, तुझे ईशा के लिए करना होगा। मिष्टी ने रोते हुए कहा, मैं नहीं कर पाऊंगी भाई। सभी लोग उन दोनों को हैरानी से देख रहे थे। किसी को नहीं पता था कि वो दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। राजवीर ने अचानक विराज से कहा, जाओ लैपटॉप लेकर आओ जिसमें से सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए गए हैं। विराज ने झट से उसकी बात मान ली और कुछ ही पलों में उनका एक आदमी पूरी हैकिंग टीम के साथ लैपटॉप लेकर आ गया। इस दौरान राजवीर लगातार मिष्टी को मनाने में लगा हुआ था, लेकिन मिष्टी का एक ही जवाब था कि वो ये कभी नहीं कर पाएगी। अब राजवीर का सब्र टूट चुका था। उसने गुस्से में मिष्टी के कंधे को पकड़कर उसे झकझोरते हुए कहा, कैसी माँ हो तुम? बस अपने एक डर के लिए खुद की बच्ची को बचाने की कोशिश भी नहीं कर सकती। राजवीर की यह बात सुनकर मिष्टी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके माँ होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया है। उसका गुस्सा अचानक से भड़क उठा और उसने राजवीर से छूटने की कोशिश की, लेकिन राजवीर ने उसे मजबूती से गले से लगा लिया। उसने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, तुझे ईशा की कसम, बच्चा, तुझे ये करना ही होगा, नहीं तो हम शायद ईशा को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। सब पुरानी बातें हैं, भूल जाओ उन सब चीज़ों को। हम तेरे साथ हैं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा तुझे। मिष्टी की सांसें अचानक से भारी हो गईं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सीने पर एक बड़ा पत्थर रख दिया हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। राजवीर ने कहा, एक कोशिश, बस तुम्हारी एक कोशिश हमें हमारी ईशा वापस दिला सकती है। उसके कहने पर मिष्टी ने अपने आंसू पोंछते हुए राजवीर से अलग हुई। सामने टेबल पर पड़ा लैपटॉप और उससे जुड़ी चीजें उसके लिए नई नहीं थी, लेकिन वो उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक साथ सैकड़ों कड़वी याद उसके आंखों के सामने से किसी फ्लैशबैक की तरह होकर गुजर गई। उसे पता था कि आज उसे इस बुरे सपने को मात देनी होगी, नहीं तो शायद कभी भी अपनी ईशा से नहीं मिल पाएगी। उसने अपने कांपते हुए हाथों से लैपटॉप पर अंगुलियां चलाना शुरू किया। उसकी अंगुलियां किसी म्यूजिक की धुन की तरह थिरक रही थीं और सब लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। जिस तरह वो लैपटॉप में कोडिंग और रिकवरी कर रही थी, उसे देख वहां खड़ी हैकिंग टीम की भी आंखें बड़ी हो गई। लगभग आधे घंटे की मेहनत के बाद सीसीटीवी फुटेज रिकवर हो गए, लेकिन को उन्होंने उसमें देखा वो रूह कंपा देने वाला था। सबकी नज़रें स्क्रीन पर गड़ी हुई थी जहां फ्लैट के बाहर के फुटेज दिखाई दे रहे थे। फास्ट फॉरवर्ड करने पर करीब रात के 3 बजे मिष्टी के फ्लैट के दरवाजा खुला। उसने पहुंच किया। सामने चेयर पर इशिका खड़ी थी, जिसने शायद हाइट काम होने की वजह से चेयर का सहारा लिया था। उसे देख सब पूरे कंसंट्रेशन के साथ फुटेज देखने लगे। इशिका धीरे से चेयर से उतरी और बिना किसी जल्दबाजी के चेयर को वापस उसकी जगह खिसकाया। उसकी चाल में कोई घबराहट नहीं थी। फिर उसने दरवाजे को धीरे से बंद किया। जैसे ही वो पलटी, कैमरे ने उसके चेहरे को कैद कर लिया। उस मासूम चेहरे पर अब न कोई डर था, न ही किसी बच्चे की मासूमियत। चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे, उसकी आंखों में कोई इमोशंस नहीं थे, बस एक ठंडापन था, जैसे कोई छोटा बच्चा नहीं, एक मैच्योर इंसान हो। किसी रोबोट की तरह वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। उसकी हरकतों में अजीब सी चाल और ठहराव था, जो उसके छोटे उम्र के विपरीत लग रहा था। सब लोग स्क्रीन के सामने बैठे उसे बस देखते रह गए, जैसे किसी रहस्य की परतें धीरे धीरे खुल रही हों। अब यांश की आंखें गहरी और काली हो गईं, जैसे किसी अंधेरे में खो गई हों। उसके दिमाग में कई ख्याल तेजी से दौड़ने लगे। कुछ तो था जो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। उसकी छटपटाहट साफ दिखाई दे रही थी।
लेकिन उसने खुद को शांत रखा। मिष्टी ने स्क्रीन पर लिफ्ट का फुटेज जूम किया, जो फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रही थी। कमरे में गहरा सन्नाटा था, सबकी सांसें थमी हुई थीं। मिष्टी ने फुटेज बदलकर फर्स्ट फ्लोर का वीडियो लगाया और लिफ्ट के आने तक का टाइम फॉरवर्ड किया। जब लिफ्ट खुली तो ईशा धीमे कदमों से बाहर निकली। उसकी चाल में वही ठहराव और अजीब सी शांति थी। वो सीधा सामने की तरफ बढ़ने लगी। मिष्टी ने तुरंत फुटेज बदली। अब स्क्रीन पर एक छोटी सी जगह दिखाई दी, जहां एक दरवाजा था। ये तो अंडरग्राउंड स्टोर रूम है, ऋषिका ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में हैरानी थी। ये स्टोर रूम दरवाजे पर जंग लगने के कारण सालों से बंद था और इसकी चाबी सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स के पास थी। लेकिन फुटेज में देखा गया कि ईशा ने बिना किसी हिचक के दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा आसानी से खुल गया। बिना एक बार भी पीछे मुड़े ईशा अंदर चली गई और फिर दरवाजा बंद हो गया। जैसे ही फुटेज में दरवाजा बंद हुआ, बिना कोई देरी किए सब नीचे की ओर भागे। अभियांश सबसे तेज था और वो सबसे पहले स्टोर रूम तक पहुंच गया। वहां दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। बिना एक पल गवाए अभियांश ने अपनी बंदूक से ताले पर फायर किया। एक के बाद एक सभी गोलियां ताले पर दाग दी। ताला टूटते ही बाकी लोग भी वहां पहुंच चुके थे। अभियांश ने बिना सोचे समझे दरवाजे पर जोर से लात मारी और दरवाजा धड़ाम से खुल गया। अचानक से सालों से जमी हुई धूल हवा में उड़ने लगी, जिससे सब कुछ धुंधला हो गया। अंदर का माहौल इतना धूल भरा था कि कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। धूल से बेपरवाह अभियांश जल्दी से अंदर घुसा। उसकी नज़र तुरंत ईशा पर पड़ी, जो फर्श पर सिकुड़ी हुई बेहोश पड़ी थी। उसने बिना वक्त गंवाए ईशा को उठाया और उसे जल्दी से बाहर ले आया। मिष्टी वहीं गिर पड़ी, लेकिन विराज ने से संभाल लिया। ईशा पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। उसकी नब्ज बेहद धीमी थी। सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी, लेकिन कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तभी ऋषिका ने घबराते हुए कहा, डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। इशू को धूल और बंद जगहों से एलर्जी है। कुछ देर बाद मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में ईशा को इमरजेंसी में एडमिट किया गया। उसकी हालत बेहद नाजुक थी। उसके शरीर पर एलर्जिक रिएक्शन के कारण जगह जगह लाल दाग उभर आए थे। डॉक्टरों की टीम तुरंत उसे स्टेबल करने में जुट गई। साथ ही मिष्टी भी बेहोश थी और उसे भी डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया था। दोनों के लिए अलग अलग मेडिकल टीम लगी हुई थी और डॉक्टर लगातार उनकी हालत पर नजर बनाए हुए थे। अभियांश ने और कोई भी रिस्क न लेते हुए अपने गार्ड्स को पूरे हॉस्पिटल में तैनात कर दिया था। वे किसी की नज़र में आए बिना सीक्रेटली हर कोने की निगरानी कर रहे थे। यहाँ तक पूरे हॉस्पिटल को बाहर से घेर दिया गया था। दूसरी तरफ अभियांश, विराज और राजवीर फ्लैट में बैठकर रिकवर किए गए वीडियो को ध्यान से देख रहे थे। उन्हें पता था कि वक्त कम है और जितना जल्दी वो इस काम को करेंगे उतना उनके लिए सही होगा। मिष्टी और ईशा को हॉस्पिटल में एडमिट कराकर वे सीधा वापस आ गए थे। खतरा अभी टला नहीं था। अभी तक ये पता लगाना बाकी था कि ईशा वहां कैसे गई और सबसे बड़ी बात, क्यों गई। उसे तो नींद में चलने की बीमारी तो थी नहीं। अभी तक उन्हें कई सवालों के जवाब जानने थे और पहेली की हर गुत्थी को सुलझाना था। इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद फुटेज गायब कैसे हुई और सालों से बंद पड़े इस स्टोर रूम को किसने खोला? ईशा के अंदर जाने के बाद दरवाजे पर ताला किसने लगाया? ये सब सवाल उन्हें परेशान कर रहे थे। अभियांश तेजी से सारे वीडियो देख रहा था, लेकिन जो उन्होंने उसमें देखा उस पर विश्वास करना सबके लिए लगभग नामुमकिन था। वीडियो के आखिर में जब ईशा का दरवाजे के अंदर जाना और फिर ताला बंद होना देखा तो सभी के मन में एक गहरी खाई बन गई। ये सिर्फ एक रहस्य नहीं था, बल्कि एक ऐसी सच्चाई थी जो उन्हें झकझोर कर रख दी थी। वीडियो देखने के बाद तीनों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा हो। अभियांश ने अचानक अपना फोन निकाला और किसी को कॉल मिलाई और तीनों बिना एक पल गवाए वहां से भागने लगे। उनकी आंखों में एक अदृश्य खतरे की चेतावनी थी और हर कदम में एक अर्जेंसी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। डॉक्टर्स के ईशा को देखने के बाद वार्ड पूरी तरह खाली हो चुका था। मशीनों की बिप बिप करती लाइट्स के अलावा चारों ओर गहरा अंधेरा था। ऋषिका मिष्टी के पास बैठी थी,
उसके चेहरे पर चिंता और थकावट के निशान थे। दूसरी तरफ वानिका डॉक्टर के केबिन में दोनों की हालत के बारे में अपडेट्स ले रही थी। अचानक ईशा के वार्ड का दरवाजा धीमे से खुला और एक साया अंदर आया। उसके हाथ में एक चाकू था और वो बिना किसी हिचक के बेड पर लेटी ईशा की तरफ बढ़ने लगा। साय ने तेजी से अपने कदम बढ़ाते हुए चाकू को ईशा के पेट में घोंप दिया। उस पल में सब कुछ जैसे थम गया। लेकिन साया वही नहीं रुका। उसने चाकू को बाहर निकालते हुए फिर से वही 3-4 बार घोंप दिया। वो किसी साइको की तरह बिहेव कर रहा था। लेकिन अचानक उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वो चौंक कर रुक गया। उससे पहले कि वो कुछ सोच समझ पाता, कमरे की लाइट्स एकदम ऑन हो गईं। सामने बेड पर सिर्फ एक छोटे बच्चे का डमी पड़ा हुआ था, जो अब बुरी तरह से चिल चुका था। ये सब देखकर सरला आंटी का चेहरा गुस्से और अविश्वास से भर गया। सरला आंटी, वानिका गुस्से में चिल्लाई और तेजी से उनकी तरफ बढ़ गई। सरला आंटी की आंखों में एक अलग ही खून उतर आया था। जैसे ही वानिका उनके पास पहुंची, सरला आंटी ने उस पर हमला कर दिया। वानिका ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन चाकू की तेज धार उसके बाजू पर गहरा लगा। उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। सरला आंटी जैसे पागल हो गई थी। वो पूरी ताकत से वानिका को मारने की कोशिश कर रही थी। वानिका ने अपनी बचाव की कोशिश जारी रखी, लेकिन सरला आंटी ने उसे पकड़ने के लिए अपने हमले और तेज कर दिए। लीव इट, वानिका चिल्लाई, लेकिन सरला आंटी ने उसकी एक न सुनी। उनकी आंखों में पागलपन की चमक थी और वो हर हाल में वानिका को नुकसान पहुंचाने पर उतारू थी। लेकिन तभी दरवाजा खुला और कुछ फीमेल बॉडीगार्ड्स तेजी से अंदर आए। उन्होंने तुरंत सरला आंटी को पकड़ लिया और चाकू छीन लिया। सरला आंटी ने झूलते हुए उनके हाथों से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। वानिका ने अपने बाजू से बह रहे खून पर हाथ रख लिया और सुर्ख लाल आंखों से सरला आंटी को देखा, जिनके चेहरे पर कोई पछतावा या पकड़े जाने का डर नहीं था। थोड़ी देर बाद अभियांश, विराज, वानिका और राजवीर डैन में बैठे थे। ये अभियांश की सीक्रेट जगहों में से एक थी, जिसे बस कुछ ही लोग जानते थे। कमरे में हल्का अंधेरा था, बस एक टेबल लैंप की रोशनी फैली हुई थी। सामने सरला आंटी को कुर्सी पर जंजीरों से बांधा गया था। वो बार बार छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जंजीरों ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ रखा था। उनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और बेचैनी थी, जैसे वो किसी भी हालत में खुद को आज़ाद करना चाहती हों। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे उन्होंने ईशा के प्रोटेक्शन के लिए भेजा था वो इन सबके पीछे हो सकती है। सबके दिमाग में बस सवाल ही सवाल थे। वानिका अपने घायल हाथ को देख रही थी, जिस पर राजवीर पट्टी कर रहा था, लेकिन उसकी निगाहें अभियांश पर टिकी थीं। विराज और राजवीर भी अभियांश को घूर रहे थे, ये जानने के लिए कि अब वो क्या करने वाला है। अभियांश खुद भी चुप था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी सोच दिखाई दे रही थी। कुछ तो ऐसा था जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। उसने अचानक सीसीटीवी फुटेज वापस से देखना शुरू किया। स्क्रीन पर वो पल आया जब सरला आंटी ने ईशा के अंदर जाने के बाद स्टोर रूम का दरवाजा बंद किया था। अभियांश की आंखें स्क्रीन पर जम गईं। वीडियो में सरला आंटी की हरकतें कुछ अजीब लग रही थी। उनकी चाल, आंखें, सब कुछ नॉर्मल नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें रिमोट से कंट्रोल कर रहा हो। दरवाजा बंद करके वो बिना कोई इमोशन दिखाए एकदम शांत तरीके से वहां से चली गई। ये सब देखकर अभियांश के दिमाग में कुछ अजीब ख्याल आने लगे। वो बार बार फुटेज को रिवाइंड करके हर सीन को गौर से देखने लगा। ईशा और सरला आंटी दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशंस, उनकी चाल ढाल, सब कुछ एक जैसा लग रहा था। दोनों की हरकतों में कोई इमोशन नहीं था। ये बिल्कुल रोबोट की तरह बर्ताव कर रहे थे। कमरे में बैठे लोग अभियांश को देख रहे थे। सब जानना चाहते थे कि वो अब क्या बोलेगा। सबको ये भी जानना था कि अभियांश सरला आंटी को क्या सजा देने वाला है। ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, भाई, लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अभियांश ने अचानक लैपटॉप जोर से बंद कर दिया और सख्त आवाज में कहा, कॉल डॉक्टर आचार्य। उसकी बात सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर अभियांश को डॉक्टर आचार्य को इस वक्त क्यों बुलाना है।
विराज ने जल्दी से हरकत में आते हुए अपने फोन से डॉक्टर आचार्य को कॉल किया और बाहर जाकर बात करने लगा। कमरे में बैठे वानिका और राजवीर ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर सवाल थे। डॉक्टर आचार्य से वो सभी पहले मिल चुके थे। विराज के कॉल के करीब 2 घंटे बाद एक काली कार वहां आकर रुकी। अब तक सुबह हो चुकी थी। कार से पहले कुछ बॉडीगार्ड उतरे, जिन्होंने चारों ओर देखा और फिर एक आदमी को उतरने का इशारा किया। ये डॉक्टर आचार्य थे। उनकी उम्र लगभग 40-45 साल रही होगी। एक बेस्ट न्यूरोसर्जन और आयुर्वेद के महान प्रख्याता। जड़ी बूटियों से लेकर औषधियों और मॉडर्न मेडिसिन तक उन्हें सब कुछ पता था। सूट बूट पहने हुए, चेहरे पर गजब का कॉन्फिडेंस, लेकिन माथे पर शिव जी का त्रिपुंड और चंदन का तिलक, जो उनके बिजनेस लुक से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। हाथ में रुद्राक्ष की माला थी, जो और भी अजीब कॉम्बिनेशन लग रही थी। जैसे ही डॉक्टर आचार्य अंदर आए, वहां मौजूद हर शख्स की नजरें उन पर टिक गईं। विराज तुरंत आगे बढ़कर कुछ कहने ही वाला था कि उन्होंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया, जैसे पहले से पता हो कि क्या चल रहा है। उन्होंने अभियांश की तरफ देखा, जैसे उससे किसी बात की इजाजत मांग रहे हो। अभियांश ने बस पलकें झपका दी। वो बिना कुछ बोले सीधा उस कोने की तरफ बढ़ गए जहां सरला आंटी बंधी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें सब कुछ पहले से मालूम है और किस लिए बुलाया गया है। जैसे ही डॉक्टर आचार्य सरला आंटी के पास पहुंचे, एक आदमी ने जल्दी से उनके लिए ठीक सामने एक चेयर रख दी। डॉक्टर आचार्य बिना कुछ कहे उस चेयर पर बैठ गए और बड़ी गौर से सरला आंटी को देखने लगे। आंटी धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी। उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही हैं। डॉक्टर आचार्य बस एक नज़र डालते ही समझ गए कि ये क्या मामला है। कुछ सेकंड तक सरला आंटी को ध्यान से देखने के बाद आचार्य धीरे से उठे और अभियांश की ओर चले गए। अभियांश की आंखों में कई सवाल थे, जिसे डॉक्टर आचार्य ने एक नज़र में ही भांप लिया। बिना कुछ बोले उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया और पलकें झपकाकर उसे इशारा किया, जैसे कहना चाह रहे हो, तुम्हारा शक सही है। अभियांश ने उनकी तरफ देखा और समझ गया कि अब चीजें उसके सोचे हुए रास्ते पर जा रही हैं। कमरे में बैठे बाकी लोग भी चुपचाप इस अनकही बातचीत को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब उनकी सोच से परे था। कुछ देर बाद अभियांश, राजवीर, विराज और वानिका सभी डॉक्टर आचार्य के साथ उस डैन में बने एक छोटे से कमरे में बैठे थे। कमरे में हल्का सा अंधेरा था और खिड़की के बाहर हल्की रोशनी फैल रही थी। डॉक्टर आचार्य खिड़की के पास खड़े होकर बाहर की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक गंभीरता थी जो माहौल को और भी भारी बना रही थी। डॉक्टर आचार्य ने गहरी सांस ली और बिना मुड़े ही बोलना शुरू किया। उस औरत के ऊपर सम्मोहन की विधि का उपयोग किया गया है। उनकी आवाज में एक ठहराव था। डॉक्टर आचार्य की बात सुनकर अभियांश के अलावा बाकी तीनों के चेहरों पर कंफ्यूजन के भाव आ गए। वानिका ने एक पल के लिए सोचा और फिर धीरे से पूछा, सम्मोहन, यू मीन हिप्नोटाइज, राइट? डॉक्टर आचार्य ने पीछे मुड़कर उसे देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ पलकें झपका दी, जैसे कह रही हूं कि वो सही समझ रही है। लेकिन विराज ने सवाल उठाया, पर ये चीजें तो सिर्फ पुराने जमाने में की जाती थी और अब इनका जिक्र सिर्फ किताबों में होता है। डॉक्टर आचार्य ने गंभीरता से कहा, जो चीजें किताबों में मौजूद हैं उनका संबंध हमारी रियल लाइफ से होता है। प्राचीन समय में साधु संत सिद्धियां हासिल करने और मोक्ष पाने के लिए सम्मोहन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन धीरे धीरे इस चीज का इस्तेमाल वशीकरण के लिए किया जाने लगा। उन्होंने सभी को समझाते हुए कहा, सम्मोहन में व्यक्ति अपने मन और शरीर पर नियंत्रण खो देता है और सम्मोहित करने वाले व्यक्ति के नियंत्रण में आ जाता है, और इसी प्रकार का एक वशीकरण इस औरत पर अपनाया गया है। सम्मोहनकर्ता जो उससे करवाना चाहता है वो उससे करवा रहा है, जिसे पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, और जिस छोटी बच्ची की बात तुमने मुझे बताई थी उसके साथ भी यही हुआ है। उसे जल्द से जल्द तोड़ना आवश्यक है। अगर हम इस स्थिति को जल्दी नहीं संभालते तो ये और भी खतरनाक हो सकता है। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। वानिका ने कहा, लेकिन हम इसे कैसे तोड़ेंगे? क्या हमारे पास कोई तरीका है? अभियांश,
जो अब तक चुप था, वानिका की बात का जवाब देते हुए बोला, डॉक्टर आचार्य को इसीलिए यहाँ बुलाया गया। सभी ने एक बार फिर से ध्यान से उसकी तरफ देखा, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस बारे में जानता होगा। भाई, आपको पहले से ही पता था? विराज ने हैरानी से पूछा, लेकिन अभियांश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे डॉक्टर आचार्य की तरफ देखकर बोला, आप वशीकरण तोड़ने का काम शुरू करें। उस औरत को आपके कहे अनुसार सफेद दीवारों से घिरे हुए कमरे में पहुंचा दिया गया है, जहां से न बाहर की आवाज अंदर आएगी और न अंदर की बाहर। डॉक्टर आचार्य ने सिर हिलाया और बिना एक पल गनवाए एक आदमी के पीछे पीछे वहां से चल दिए। डॉक्टर आचार्य के वहां से जाते ही अभियांश वानिका को घर जाकर रेस्ट करने और राजवीर और विराज को वहीं रुकने का बोल खुद हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वो जानता था कि यहाँ डॉक्टर आचार्य के रहते हुए कोई गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन उसे ये भी पता था कि उसे अभी सबसे बड़ी मुसीबत का सामना करना था। जो कुछ हुआ वो सिर्फ खेल की शुरुआत थी, और अब वो नहीं चाहता था कि उसके परिवार को और नुकसान पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसने ईशा को वार्ड से बाहर से देखा। उस नन्ही सी जान को इतनी तड़प में देखकर उसका दिल पसीज गया। तुरंत वो मिष्टी के वार्ड में चला गया। दरवाजा खोला तो मिष्टी, जो अभी अभी ईशा को देखकर आई थी, बेड पर लेटी हुई सेलिंग को घूर रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे की आवाज सुनी, उसने अभियांश की ओर देखा, लेकिन फिर अपना चेहरा मोड़ लिया और दूसरी तरफ सिर करके लेट गई। मिष्टी जानती थी कि अभियांश ने कल ईशा को बचाने के लिए जो किया वो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अपनी पिछली सारी हरकतों को वो यूं ही भूल नहीं सकती थी। उसने सोचा कि इस वक्त गुस्से में अभियांश को कुछ उल्टा सीधा सुनाने के बजाय उसे इग्नोर करना ही बेहतर है। जब अभियांश दरवाजा बंद करके अंदर आया तो मिष्टी ने अपनी आंखें भींच लीं। अभियांश ने पास रखी कुर्सी खींची और उस पर बैठ गया। एक गहरी सांस लेने के बाद उसने अपनी आवाज को जितना सॉफ्ट कर सकता था उतना सॉफ्ट करके कहा, तुम्हें और ईशा को मेरे साथ चलना होगा। ये बात सुनते ही मिष्टी चौंक कर उठ गई। वो गुस्से में अभियांश को घूरने लगी। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे यह उसका आखिरी फैसला हो और मिष्टी को उसकी बात माननी ही पड़ेगी। मिष्टी ने गुस्से में पूछा, और आपको क्यों लगता है कि मैं आपकी ये बिना सिर पैर वाली बात मान लूंगी? अभियांश ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि मिष्टी को मनाना इतना आसान नहीं था। उसने कहा, बिकॉज यू डू नॉट हैव अनदर ऑप्शन। मिष्टी उसे कंफ्यूजन में देखने लगी। अभियांश ने समझाते हुए कहा, उस बिल्डिंग में रहना तुम्हारे और ईशा के लिए खतरे से खाली नहीं है। आज ईशा इस हालत में और शायद कल। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। किसी अनहोनी के डर से मिष्टी की धड़कनें तेज हो गईं। अभियांश ने आगे कहा, और मैं तुम दोनों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। उसकी यह आखिरी बात सुनकर मिष्टी के चेहरे पर तंज भरी मुस्कुराहट आ गई। वो अभियांश को ऐसे देखने लगी जैसे वो कोई एलियन हो। उसने कहा, मिस्टर ओबरॉय, आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? हाँ, आप कह रहे हैं कि आप मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। तो जरा बताइए, शादी के उस मंडप में 7 फेरे पूरे होते ही अपना गठबंधन तोड़कर लोगों की बातें सुनने के लिए मुझे अकेला छोड़ कैसे चले गए थे? अभियांश की मुट्ठी कस गई। उसे पहले से ही पता था कि उसे मिष्टी के इन सवालों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह चाहता था कि मिष्टी के अंदर जितना भी गुस्सा, भड़ास और दर्द है, वो सब बाहर निकाल दे। और शायद उसके बाद जो सच्चाई वो उसे बताना चाहे वो आराम से बता पाए। मिष्टी, अभियांश ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उससे पहले ही मिष्टी ने अपना अगला सवाल दाग दिया, और तब आप मुझे अकेला छोड़कर कैसे चले गए थे जब शादी की सारी रस्में मैं अपने पति के बिना निभा रही थी? तब आप मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे जब रिश्तेदार मुझे इस बात का ताना दे रहे थे कि मैंने सिर्फ आपके पैसों के लिए शादी की है और मुझसे शादी कर आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी? अभियांश ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन मिष्टी ने उसे रोकते हुए कहा, आए दिन आपकी दादी हर दूसरे दिन एक नई लड़की को घर पर लेकर आती और मुझसे ये कहकर मिलवाती कि फ्यूचर में जब आप मुझे छोड़ देंगे तब वो आपकी पत्नी बनेंगी। उस वक्त आप कहाँ थे? ये सब तो छोड़िए, कुछ नहीं, पुरानी बातें हैं। लेकिन ये बताइए मिस्टर ओबरॉय कि आप मुझे उस वक्त क्यों अकेला छोड़कर चले गए थे जब मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी?
उसने अभियांश की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, उस वक्त जब आपकी पत्नी को जलील करके धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया गया था, जब उसके पास कोई नहीं था, तब आप कहाँ थे? अभियांश की आंखों में कुछ होकर गुजर गया, लेकिन वो कुछ नहीं कह सका। वो जानता था कि मिष्टी के सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं था। मिष्टी ने गहरी सांस ली और कहा, आप जानते हैं, उस वक्त जब मेरा सब कुछ खत्म हो रहा था, तब भी मेरे मन के एक कोने में कहीं न कहीं एक हल्की सी आस थी कि शायद आप मुझे अपना लेंगे। क्या पता, मैं भी उस लायक बन जाऊं जिससे कोई प्यार कर सके। लेकिन वो बेमतलब की उम्मीद भी तब टूट गई जब आपने ये कहा कि आप मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को जान से मार देंगे। अभियांश ने अपना सिर नीचे झुका लिया। मिष्टी की आंखों में उन पलों की याद ताज़ा हो गई, जो उसके लिए किसी बुरे सपने की तरह थे। एक ऐसी रात जब उसने अपना सब कुछ बिखरते हुए देखा था। उसकी आंखों में दर्द था, बेतहाशा दर्द। वो चाहती थी कि उन यादों को भूल जाए, लेकिन हर बार जब वो अभियांश की ओर देखती, उसकी वो भूली बिसरी कड़वी यादें ताज़ा हो जाती और आंखों में वही दर्द साफ दिखाई देता था। आपको पता नहीं है, वो दिन मेरे लिए कितना मुश्किल था, मिष्टी ने अपने भराए गले से कहा। जब आपने वो शब्द कहे, मुझे लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। उस वक्त जब मुझे आपके सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, आप मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए। अभियांश ने उसकी बातें सुनते हुए अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसे अपने अतीत के उन खौफनाक लम्हों पर शर्म आ रही थी, जिनमें उसने मिष्टी को न सिर्फ इमोशनली बल्कि मेंटली भी नुकसान पहुंचाया था। अभियांश की नजरें मिष्टी पर टिकी थीं। मिष्टी की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो हर हाल में अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हालत साफ बता रही थी कि वो अंदर से बिखर रही है। अभियांश का दिल भारी हो गया। वो जानता था कि अगर उसने और देर यहाँ बिताई तो मिष्टी की तकलीफ और बढ़ जाएगी। उसने गहरी सांस ली, मिष्टी की तरफ एक आखिरी नज़र डाली और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही मिष्टी ने धीरे धीरे अपने सिर से पांव तक चादर ओढ़ ली, जैसे अब वो खुद को इस दर्द में अकेले ही डील करना चाहती हो। शायद वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे कमजोर हालत में देखे। दूसरी तरफ डॉक्टर आचार्य ने सरला आंटी को वशीकरण के प्रभाव से बाहर निकाल लिया था, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो सच उनके सामने आया था, उसे तुरंत अभियांश को बताना बहुत जरूरी था। साथ ही ईशा को भी इस वशीकरण से बाहर निकालने का काम बाकी था, इसलिए डॉक्टर आचार्य ने बिन वक्त गंवाए विराज और राजवीर के साथ तेजी से हॉस्पिटल की ओर रुख किया, जहां अभियांश को इन सब बातों के बारे में बताया जाए। जैसे ही डॉक्टर आचार्य, विराज और राजवीर हॉस्पिटल पहुंचे, उनकी नज़र सीधे अभियांश के चेहरे पर गई। उसका चेहरा बता रहा था कि वो अंदर से कितना परेशान है। डॉक्टर आचार्य ने उसकी हालत देखी और सोचा कि अभी सही वक्त नहीं है उसे कुछ बताने का। उन्होंने तय किया कि पहले ईशा को होश में आने दिया जाए। जब ईशा को होश आया तो उसे डॉक्टर आचार्य से मिलवाया गया, लेकिन उसकी आंखों में किसी भी पुरानी बात की कोई झलक नहीं थी। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। सब लोग हॉस्पिटल में ही थे, जैसे सब कुछ रुक गया हो। इस बीच ये फैसला लिया गया कि मिष्टी और ऋषिका को सरला आंटी के बारे में कुछ नहीं बताया। इन दिनों लगभग सब हॉस्पिटल में ही थे और वहीं से अपना सारा काम संभाल रहे थे। अभियांश ने इन 2 दिनों में खुद हॉस्पिटल के सारे काम को संभाला था। मिष्टी के लिए ये सब कुछ बहुत अजीब हो रहा था। उसे आदत नहीं थी किसी के इतना केयर की। ऊपर से अपने एक्स हस्बैंड के अचानक से इस केयरिंग बिहेवियर ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर अभियांश चाहता क्या है। बाकी सबने भी मिष्टी को समझाने की कोशिश की कि उसे उस बिल्डिंग से शिफ्ट हो जाना चाहिए, लेकिन मिष्टी किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। आज ईशा को डिस्चार्ज किया जा रहा था। उसकी तबीयत ठीक हो गई थी, लेकिन उसे पिछले कुछ दिनों की कोई याद नहीं थी। ये सबसे बड़ी राहत की बात थी। फैमिली ने भी यही सोचा कि उसे इन बातों में नहीं उलझाना चाहिए। सब हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे। मिष्टी की गोद में ईशा आराम से बैठी हुई थी और वे अपनी बुक की हुई कैब का इंतजार कर रहे थे। अभियांश और राजवीर ने कई बार मिष्टी को समझाने की कोशिश की कि वो उनके साथ ही चले, लेकिन मिष्टी ने उनकी बात नहीं मानी। इस बीच ईशा ने अपनी गर्दन पीछे घुमाई और वानिका से बातें करने लगी। इन 2 दिनों में उन दोनों के बीच एक प्यारा सा बॉन्ड बन गया था। थोड़ी देर बाद कैब आ गई।
मिष्टी ने ईशा को गोद से उतारा और उसे ऋषिका के साथ कैब में बैठाया। अभ्यांश दूर से देख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मिष्टी, ईशा और ऋषिका कैब में बैठकर वहां से निकल गए। अभ्यांश, जो अभी भी हॉस्पिटल के अंदर था, उसने फोन निकाला और अपने कुछ आदमियों को कॉल किया और उनकी सेफ्टी के लिए कुछ आदमियों को उनके पीछे भेजने का इंतजाम किया। अभ्यांश पीछे मुड़ा। डॉक्टर आचार्य अभी तक वही थे। उन्होंने अभ्यांश को देखते हुए गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें सब कुछ एक साथ संभलना होगा। उन पुरानी किताबों के पन्ने एक बार फिर खुल गए। अगर सावधानी नहीं बरती गई तो शायद सब कुछ तबाह होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अभ्यांश की आंखें लाल हो गई। जिसका उसे डर था वही हो रहा था। आचार्य पीछे मुड़ वहां से जाने लगे, लेकिन दरजे पर रुककर उन्होंने बिना पीछे मुड़े कहा, हम अपनों के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन अपनों से लड़ना उतना ही मुश्किल है। वो अपनों के भेष में दुश्मन होते हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाते। इतना बोल वो चले गए। अभ्यांश उनकी बातों का मतलब अच्छे से समझ रहा था। अब अपनों से भी लड़ा जाएगा और अपनों के लिए भी। उसकी आवाज में एक वादा था, अपने आप से और उन सब से जो उसके अपने हैं। हॉस्पिटल के सामने सड़क के दूसरी तरफ एक छोटे से ठेले पर बैठा एक आदमी यह सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में चालाकी और खतरनाक इरादे साफ झलक रहे थे। उसने धीरे से फोन निकाला और किसी को कॉल किया। वो लोग निकल चुके हैं, अब तुम अपना काम शुरू कर सकते हो, उसने शांत मगर गंभीर आवाज में कहा, और फोन रखते ही उसकी नजरों में एक साजिश की चमक उभर आई। 2 घंटे बाद मिष्टी और ऋषिका हॉल में बैठी थी। वे ईशा की सभी मेडिसिन्स को ध्यान से देख रही थी, ताकि कोई गलती न हो। ईशा अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। ऋषिका के मन में कई सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे, जिन्हें वह कब से मिष्टी से पूछना चाह रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मिष्टी ने उसकी बेचैनी को भांप लिया और सीधा कहा, जो भी पूछना है पूछ सकती हो। ऋषिका ने एक पल की देरी किए बिना पूछा, तुम कोडिंग, हैकिंग और इन सब के बारे में इतना कैसे जानती हो? मिष्टी के हाथ, जो अभी मेडिसिन्स के पैकेट्स को अरेंज कर रहे थे, एक पल के लिए रुक गए। उसकी आंखों में एक हल्की सी झलक आई, जैसे किसी भूली हुई याद को अचानक से महसूस कर लिया हो। एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में कौंध गई। ऋषिका ने महसूस किया कि उसकी बात मिष्टी को कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। फिर उसने कहा, और इसे तुमने छुपाकर क्यों रखा? फिर उसने मिष्टी का हाथ पकड़ कहना जारी रखा, देखो मिष्टी, मैं जानती हूँ हो सकता है कुछ बहुत बुरा हुआ होगा, इसलिए तुमने ये सब छोड़ दिया, पर जब तक तुम किसी से अपना दर्द बांटोगी नहीं तब तक ये हमेशा तुम्हें ऐसे ही परेशान करता रहेगा। मिष्टी को उसकी बात एकदम सही लग रही थी। हमेशा भागते ही तो आए थी वो अपने इन डरों से। उसने कहना शुरू किया, मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकती कि मैंने ये सब कहाँ से सीखा है, क्योंकि किसी को वादा किया है, लेकिन ये जरूर बताऊंगी को किस भयानक हादसे ने मुझसे मेरा सब कुछ की छीन लिया। ये कहते कहते वो फ्लैशबैक में चली गई। मिष्टी सिंघानिया मैंशन के बड़े से स्टडी रूम में किताबों के रैक के पीछे बैठी किताब पढ़ने में खोई हुई थी। उस पल में जैसे उसकी दुनिया सिर्फ शब्दों में बसी थी। उसके मॉम डैड किसी जरूरी काम के लिए बाहर गए थे। वही जगह थी जहां उसके डैड रघुवीर सिंघानिया ने उसे कभी भी जाने से मना नहीं किया था। यहाँ उसे अपना अकेलापन खलता नहीं था। तभी उसे एक जानी पहचानी सिगार की बू महसूस हुई। इस गंध से उसे सख्त नफरत थी। मिष्टी ने सिर उठाया और देखा कि उसके सामने उसके पिता के सबसे करीबी दोस्त कैलाश अंकल खड़े थे। उनके चेहरे पर वही घिनौनी मुस्कान थी जो मिष्टी को डराने के लिए काफी थी। कैलाश अंकल का उसके प्रति लाड़ और प्यार का तरीका हमेशा से अजीब रहा था। वो अक्सर उसे अनकंफर्टेबल फील करवाते थे। उनकी हर हरकत मिष्टी को असहज करती थी। उसे उस इंसान से घिन आती थी। उसने अपने मॉम डैड को कई बार इस बारे में बताने की कोशिश की, पर हर बार वो उसे डरा धमकाकर चुप करवा देते। उसकी आंखों में डर और घबराहट फैल गई। मिष्टी ने तुरंत लड़खड़ाते पैरों से खड़े होकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन कैलाश अंकल ने सिगार को एक तरफ फेंक दिया और उसे पीछे से दबोच लिया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी छोटी सी ताकत उस भद्दे आदमी के आगे बेकार थी। मिष्टी ने जब कैलाश अंकल को शैतान की तरह हंसते हुए देखा, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा।
वह उनसे छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। उन्होंने उसके मुंह पर हाथ कस लिया, जिससे वो मदद के लिए नहीं चिल्ला पा रही थी। जब मिष्टी ने उनकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस की, तो उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। कैलाश अंकल का हाथ उसके पेट से ऊपर बढ़ने लगा, और उसने खुद को कभी इतना कमजोर महसूस नहीं किया था। डर और घिन के साए में मिष्टी ने खुद को बचाने की आखिरी कोशिश की। मिष्टी ने जैसे ही कैलाश अंकल के हाथ पर अपने दांत गड़ाए, उनकी पकड़ एक पल के लिए ढीली हुई। ये मौका पाकर मिष्टी बिना सोचे समझे भागने लगी, लेकिन उससे पहले ही कैलाश ने उसके लंबे बालों को पीछे से पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। वो मुंह के बल गिरी और सिर टेबल के कोने पर लगा। एक तेज दर्द उसकी रीढ़ की हड्डी तक दौड़ गया और उसके पैर मुड़ गए। दर्द की इंतहा से वो तड़प उठी और उसकी आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे। यूबीटीसीएच, कैलाश अंकल ने कहा। उनकी आवाज में पागलपन और ताकत का मेल था, जैसे वह कोई राक्षस हो। मिष्टी ने हार नहीं मानी, वह खुद को उठाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वह खड़ी होने लगी, कैलाश ने उसके कुर्ते की स्लीव्स को जोर से खींचा, और वह चर की आवाज के साथ फट गई। मिष्टी की आंखें बड़ी हो है, उसने खुद को ढकने के लिए हाथ बढ़ाए। वो चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे पहले कैलाश अंकल ने उसके गालों पर एक के बाद एक 4 जोरदार थप्पड़ मारे। हर थप्पड़ के साथ मिष्टी को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा को शरीर से अलग किया जा रहा हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो फर्श पर गिर गई। उसकी पूरी दुनिया जैसे बिखर गई थी। कैलाश अंकल अब उसके ऊपर हावी होकर उसे किस करने की कोशिश कर रहे थे। मिष्टी को लगा कि उसकी जिंदगी इसी पल खत्म हो जाएगी। उसके सिर से बहता खून अब उसकी आंखों में जाने लगा, और वो अपनी जान से भी कीमती आबरू बचाने की कोशिश करने लगी। लेकिन कैलाश की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसकी आंखों में हवस और घृणा का मिला जुला भाव था। कैलाश ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और अपने चेहरे पर घिन भरी मुस्कान लिए झुकने लगे। मिष्टी के दिल में धक से रह गया। वो चंद पल उसे मौत से भी बदतर लग रहे थे। तभी अचानक दरवाजा तेज आवाज के साथ खुल गया। यह आवाज उसके लिए एक आशा की किरण बनकर आई। कैलाश झटके से खड़े हो गए, और मिष्टी ने उस मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन वो असहनीय दर्द के कारण खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। माहौल में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दरवाजे पर मिष्टी के मम्मी पापा और कैलाश अंकल की पत्नी रवीना आंटी शौक में खड़े थे। वे सब यहाँ एक बिजनेस डील के लिए आए थे, लेकिन माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जब हॉल में डिस्कशन चल रहा था, तभी कैलाश अंकल ने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया और बाहर चले गए थे। मिष्टी, जो अब तक सहमी हुई थी, धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर खड़ी हुई और अपनी मम्मी के पीछे जाकर छिप गई। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और शरीर कांप रहा था। उसकी मम्मी मोनिका ने उसे देखा, लेकिन उनकी आंखों में मिष्टी के लिए दया या ममता नहीं, बल्कि गुस्सा भरा हुआ था। उधर कैलाश अंकल ने भी हड़बड़ाते हुए अपने कपड़े ठीक किए। रवीना आंटी गुस्से में आगे बढ़ी और कैलाश अंकल को कुछ कहने ही वाली थी कि तभी मोनिका ने पलटकर मिष्टी को जोर से थप्पड़ मार दिया। मिष्टी के चेहरे पर तेज दर्द उभर आया। उसने अपने गाल पर हाथ रख लिया और नम आंखों से अपनी मम्मी को देखने लगी। उसकी आंखों में सवाल और दर्द था, लेकिन मोनिका के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। रवीना आंटी, जो पहले से ही गुस्से में थी, ये देखकर एकदम चौंक गई। उन्होंने मोनिका को कंफ्यूज होकर देखा, समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। मोनिका ने फिर से मिष्टी पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही रवीना आंटी ने उनका हाथ रोक लिया और बोली, आप कर क्या रही हैं? क्या ये सही है? इससे पहले कि मोनिका कुछ कहती, मिष्टी के डैड गुस्से से बोले, मत रोकिए मिसेज भाटिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें सारी गलती इसी की होगी। इसने हमारी जिंदगी नरक बना रखी है अपनी इन हरकतों से। आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। इतना कहकर राजेश ने गुस्से में मिष्टी की तरफ कदम बढ़ाए और अचानक उसका गला पकड़ लिया। मिष्टी घबरा गई, उसकी आंखों में डर साफ छलकने लगा। राजेश का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, और उसने मिष्टी की गर्दन इतनी जोर से पकड़ ली कि उसकी सांसें अटकने लगीं। रवीना आंटी हक्का बक्का रह गईं और तुरंत मिष्टी को छुड़ाने की कोशिश करने लगी।
उन्होंने राजेश का हाथ पकड़कर खींचा, पर वो अपने गुस्से में अंधा हो चुका था। मिष्टी का चेहरा सफेद पड़ने लगा था, उसकी आंखें लाल हो गईं और उनमें से पानी बहने लगा। वो सांस नहीं ले पा रही थी। आखिरकार रवीना आंटी की पूरी ताकत से खींचने पर मिष्टी छूट गई और निढाल होकर रवीना आंटी के ऊपर गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी, मानो अभी अभी मौत के मुंह से बाहर निकली हो। रवीना आंटी ने घबराते हुए कहा, कैसे माँ बाप हैं आप लोग? बच्ची को मार ही डालेंगे क्या? मोनिका, जो अब तक चुप थी, कड़वी आवाज में बोली, अरे ऐसे बच्चे होने से तो इसका मरना ही बेहतर है। रवीना आंटी उनकी बात सुनकर हैरान रह गईं, जबकि राजेश की नज़र कैलाश अंकल की तरफ गई और उन्होंने एक इशारा किया। इस पर कैलाश अंकल तुरंत आगे आए और बोलने लगे, अरे डार्लिंग, ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो बस यहाँ वॉशरूम यूज़ करने आया था, लेकिन इस लड़की ने मुझे सिड्यूस करने की कोशिश की। ये सुनते ही रवीना आंटी का चेहरा गुस्से और हैरानी से तमतमा उठा, जबकि मिष्टी बेबस और टूटी हुई नजरों से अपनी बची खुची सांसों को समेट रही थी। रवीना आंटी ने कैलाश अंकल की तरफ देखते हुए कहा, भगवान के लिए कैलाश, अब तो झूठ बोलना बंद करो। इस बच्ची की हालत देखो, कहीं से भी लगता है कि इसने तुम्हें सिड्यूस करने की कोशिश की होगी। उनके शब्दों ने पूरे कमरे में जैसे सन्नाटा फैला दिया। किसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मोनिका और रघुवीर के चेहरे पर गुस्सा तो था, लेकिन अंदर से वे खुद भी हिल गए थे। तभी रघुवीर फिर से बोला, हम इसके माँ बाप हैं, हम इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। मैं कह रहा हूँ, ये एक नंबर की बदचलन है। मिष्टी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अपने पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनने से तो उसे मर जाना ही बेहतर लग रहा था। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए, लेकिन उसने खुद को रोके रखा। इस वक्त उसके पास शब्द नहीं थे, बस गहरा दर्द और अपमान था। रवीना आंटी कुछ और कहने ही वाली थी कि तभी एक आवाज गूंजी, सीसीटीवी फुटेज। सबकी नजरें एक साथ उस तरफ मुड़ी और उन्होंने देखा कि राजवीर दरवाजे पर खड़ा था। शायद वो अभी अभी बाहर से आया था और माहौल को भांपते ही तुरंत आगे बढ़ा। स्टडी में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, अगर शक है तो फुटेज देख लो, सब साफ हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, राजवीर ने बेफिक्री भरे अंदाज में कहा। कैलाश अंकल, रघुवीर जी और मोनिका जी के चेहरों का रंग उड़ गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये बात कहाँ से आ गई। उनके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ झलकने लगी थी, और गुस्सा इस बात पर था कि राजवीर ने ये सब क्यों कहा। ये पल उनके लिए किसी बुरे सपने जैसा था। लेकिन मिष्टी के लिए पहली बार राजवीर के अपने भाई होने पर उसे कोई पछतावा नहीं हुआ। आज जब वो इतनी बड़ी मुसीबत में थी, तब राजवीर उसके लिए फरिश्ता बनकर सामने आया था। रवीना आंटी ने जल्दी से कैलाश अंकल से कहा, राजवीर फुटेज मंगवाओ, हमें सब कुछ अभी देखना है। राजवीर जाने को ही था कि तभी दरवाजे पर मिष्टी की बड़ी बहन समियारा दिखाई दी, जिसके हाथ में एक लैपटॉप था। फुटेज यही है, समियारा ने कहा और लैपटॉप को मेज पर रख दिया। राजवीर ने लैपटॉप खोला और फुटेज चलाने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आया। सब कुछ गायब था, जैसे सारे वीडियो डिलीट कर दिए गए हों। रवीना आंटी के पीछे खड़ी मिष्टी का दिल एक बार फिर टूट गया। उसे लगा अब उसके पास खुद को साबित करने का कोई रास्ता नहीं बचा। रघुवीर जी और मोनिका जी ने समायरा की तरफ देखा, जो चेहरे पर डेविल स्माइल लिए खड़ी थी। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ है। समायरा ने ही सब डिलीट कर दिया था, ताकि सच सामने न आ सके। रघुवीर जी झूठ बोलते हुए नाटक करने लगे, अरे मुझे याद आया, ये कैमरा तो कब से खराब है, इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। लेकिन मिष्टी की अगली बात ने सबको चौंका दिया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ये खराब नहीं है, बस फुटेज डिलीट किए गए हैं, मैं इन्हें रिस्टोर कर सकती हूँ। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। मिष्टी की आवाज में एक आखिरी उम्मीद थी, मानो ये उसका आखिरी मौका हो अपने ऊपर लगाए गए बेबुनियाद इल्जामों को हटाने और खुद को निर्दोष साबित करने का। उसने रवीना आंटी की तरफ उम्मीद से देखा, जैसे उनसे मदद मांग रही हो। रवीना आंटी पहले तो थोड़ा चौंकी, लेकिन फिर उन्होंने सिर हिला दिया। राजवीर अपनी जगह से उठा और रवीना आंटी ने मिष्टी को चेयर पर बैठने का इशारा किया। मिष्टी,
जो अब तक पैरों के दर्द से परेशान थी, धीरे धीरे चेयर तक पहुंची और बैठ गई। उसका शरीर थकान और दर्द से कमजोर हो रहा था। मिष्टी के हाथ लैपटॉप के कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगे। कमरे में हर कोई सन्नाटे में था। उनके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। राजवीर अपनी बहन को बड़े ध्यान से देख रहा था, मानो वो भी इस वक्त उसकी काबिलियत का कायल हो गया हो। लेकिन समायरा के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। उसे पूरा यकीन था कि मिष्टी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसने फुटेज डिलीट करवाने का काम सिंघानिया मेंशन के सर्विलेंस हेड से करवाया था। लगभग आधे घंटे तक मिष्टी लैपटॉप में कुछ करती रही। इस दौरान उसके माता पिता लगातार उस पर घिनौने आरोप लगाते हुए डांटते रहे, लेकिन मिष्टी के कानों पर मानो कोई असर नहीं था। वो बस एक ही चीज पर ध्यान दे रही थी, फुटेज को वापस लाने पर। धीरे धीरे उसके मॉम डैड की बोलती और समायरा की शैतानी मुस्कान गायब होने लगी, जब अचानक स्क्रीन पर स्टडी रूम का फुटेज चलने लगा। एक बार अपने सामने फिर से वही मंजर देख मिष्टी की आंखों में आंसू भर आए। वहीं रवीना आंटी ने गुस्से में आकर कैलाश अंकल को एक जोरदार तमाचा मार दिया। कमरे में सन्नाटा पसर गया और सबकी नजरें फुटेज पर टिकी रहीं। राजवीर अपनी जगह पर खड़ा स्तब्ध होकर ये सब देख रहा था। रवीना आंटी ने गुस्से में मिष्टी के मॉम डैड को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। कैसे लोग हो तुम, अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कर रहे हो। फिर उन्होंने कैलाश से कहा, मैं तुम्हें डाइवोर्स पेपर भेज रही हूँ, साइन करके मेरे घर से बाहर निकल जाना। इतना कहकर वो गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। कैलाश अंकल बेइज्जती से आग बबूला हो गए। उन्होंने गुस्से में मिष्टी की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मिष्टी तेजी से पीछे हटकर राजवीर के पीछे छिप गई। कैलाश अंकल ने गुस्से से रघुवीर जी को घूरते हुए कहा, आज से हमारी दोस्ती भी खत्म और सारी डील्स भी कैंसिल। ये कहते हुए वो वहां से चले गए। रघुवीर जी और मोनिका जी उन्हें समझाने के लिए पीछे पीछे जाने लगे, लेकिन कैलाश अंकल ने किसी की नहीं सुनी। तमाशा खत्म होने के बाद राजवीर ने एक बार भी मिष्टी की तरफ देखे बिना वहां से निकल गया। मिष्टी, जो अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुकी थी, को किसी सहारे की जरूरत थी, लेकिन वो अकेली रह गई। तभी समायरा उसकी तरफ आए। मिष्टी उसे उम्मीद भरी आंखों से देखने लगी, लेकिन समायरा ने बिना कुछ कहे अपने हाई हील्स से मिष्टी के चोटिल पैर पर जोर से पैर रख दिया। मिष्टी दर्द से चीख पड़ी। इस वक्त उसे सहारे की जरूरत थी, लेकिन उसकी अपनी बहन ने उसे और तकलीफ दी। मिष्टी दर्द से तड़प रही थी और समायरा उसे वहीं छोड़कर मुस्कुराते हुए चली गई। मिष्टी अभी अपने दर्द को सहन कर ही रही थी कि उसकी मॉम गुस्से में तमतमाती हुई वापस आई। उन्होंने मिष्टी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुझे अपने ये हाथ चलाने का, चल मैं भी देखती हूँ तू कैसे चलाएगी। मिष्टी दर्द में तड़पने लगी, लेकिन रवीना जी ने उसे नौकर से कुछ मंगवाने का कहा और फिर उसे घर के बैक साइड में बने बड़े से कोठरी टाइप स्टोर रूम में ले आए। तब तक नौकर बहुत सारे कांच के झाड़ लेकर वहां आ गया। मोनिका जी ने उसे फर्श पर धक्का दिया और एक एक कर सारे कांच के झाड़ उसके आजू बाजू फोड़ने लगी। मिष्टी घुटने समेटकर आंखें बंद कर बैठ गई। जब सारे झाड़ टूटकर नीचे बिखर चुके थे, तब मोनिका जी ने उससे कहा, इन सभी टुकड़ों को इकट्ठा करो, अभी के अभी। मिष्टी डरी सहमी निगाहों से उन्हें देख रही थी, जैसे वो कुछ दया करेगी, लेकिन नहीं, उसके सामने उसकी माँ नहीं, एक राक्षस खड़ी थी। जब मोनिका जी ने देखा कि मिष्टी उनका कहा नहीं कर रही है, तब उन्होंने कहा, अगर अगले 10 मिनट में तुमने ये साफ नहीं किए तो मैं तुम्हारा स्कूल जाना बंद करवा दूंगी। मिष्टी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसकी एकमात्र आजादी उससे छीनी जा रही थी। ये कैसे होने दे सकती थी? इसलिए उसने नमे सिर हिलाते हुए रोते रोते कांच के टुकड़े हाथों से इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दर्द इतना था कि वो सहन नहीं कर पा रही थी। कांच उसकी स्किन में चुभते हुए धंस जा रहे थे। वहां खड़े सर्वेंट्स ने अपनी आंखें झुका लीं। मोनिका जी का मन जब तब भी नहीं भरा, तो उन्होंने मिष्टी के हाथों पर अपने पांव रख दिए। मिष्टी की दर्द भरी चीख गूंज उठी। दर्द इतना था और खून इतना बह चुका था कि सहन न करने के कारण वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। कांच के टुकड़े उसकी बाजुओं में भी चुभ गए। मोनिका ने पास खड़ी सर्वेंट्स को आदेश देते हुए कहा, डॉक्टर को बुलाकर फर्स्ट एड कराओ, इसकी मरनी नहीं चाहिए।
फिर घर के सारे काम करवाकर इसको इस कोठरी में लाकर बंद कर देना। 4 दिन तक कोई खाना मत देना। जब भूख से तड़पेगी तब अक्ल ठिकाने आ जाएगी। उसके शब्दों में कोई दया नहीं थी, सिर्फ क्रूरता और निर्दयता झलक रही थी। मिष्टी को महसूस हुआ कि वो इस नरसंहार से बच नहीं पाएगी और उसकी आखिरी उम्मीद भी इस बेरहम दुनिया से टूट गई। उन 4 दिनों तक वो अपने घावों के साथ सारे काम करती रही। बुखार ने उसकी जान ले ली थी। खाना न खा पाने के कारण उसके शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। जब उसकी सजा खत्म होने वाली थी, उस दिन काम करते करते वो बेहोश होकर हॉल में गिर पड़ी। सर्वेंट्स ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और लगातार 9 दिनों तक वो कोमा में रही। उसकी सारी किताबें जिन्हें पढ़कर वो कंप्यूटर के बारे में सीखती थी, सब जला दी गई और उसे इन सब चीज़ों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई। फ्लैशबैक एंड ऋषिका के गालों पर आंसू बह रहे थे। उसका शरीर मिष्टी की बात सुन कांप गया था। क्या परिवार ऐसा होता है? माँ बाप ऐसे होते हैं? तब तो वो माँ बाप के बिना ही सही थी। मिष्टी की आंखें एकदम खाली थी, जैसे ये बात को बड़ी चीज नहीं हो और उसने इससे भी बुरा अपनी जिंदगी में देखा हो। ऋषिका ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, मिष्टी तुम धाड़। वो कुछ कहती उससे पहले ही दरवाजा जोर से बजने लगा। बाहर शोर हो रहा था। एकदम गोली की आवाज आई और सामने रक्षा शिक्षा टूट गया। मिष्टी और ऋषिका हैरान रह गई। एक के बाद एक गोलियां घर में चलने लगी। मिष्टी और ऋषिका को अचानक कुछ समझ ही नहीं आया कि ये सब कैसे हो गया। ऋषिका ने जल्दी से मिष्टी का हाथ पकड़कर उसे नीचे बिठाने की कोशिश की ताकि उन्हें कोई चोट न लगे, लेकिन मिष्टी ने उसका हाथ झटककर बिना किसी परवाह के सीधा ईशा के रूम की तरफ दौड़ लगा दी। थोड़ी ही देर में बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाजें आने लगीं। ऋषिका ने घबराते हुए जल्दी से उठकर उस रूम को बाहर से लॉक कर दिया जहां मिष्टी और ईशा थी, ताकि कोई अंदर न आ सके। बिना वक्त गवाए उसने अपना फोन निकाला और जल्दी से टाइप किया, रेड अलर्ट, वी आर इन डेंजर। उसकी ये वार्निंग पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी मेन गेट का दरवाजा जोर से खुला। सामने 2 लोग खड़े थे, सिर से पैर तक काले कपड़ों में ढके हुए, हाथों में गन्स लिए हुए। उन्होंने ऋषिका की तरफ देखा और तुरंत उस पर गन तान दी। दोनों उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। ऋषिका ने हालात को समझते हुए सरेंडर करने का फैसला किया और अपने हाथ ऊपर कर दिए। उसके सामने वाले लोगों के पास हथियार थे और वो कोई बेवकूफ़ी नहीं करना चाहती थी। जैसे ही वे दोनों उसके करीब आए, ऋषिका ने अचानक मुड़कर अपना पैर हवा में घुमाया और दोनों की गन्स उनके हाथों से छिटककर रूम के कोने में जा गिरी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, ऋषिका ने उन पर धड़ाधड़ अटैक करना शुरू कर दिया। अंदर से मिष्टी की चीखें सुनाई दे रही थीं। इधर खिड़की से 2 लोग पहले ही अंदर घुस चुके थे। मिष्टी ईशा को अपनी गोद में पकड़े हुए, हाथ में चाकू दिखाते हुए धीरे धीरे पीछे हट रही थी। वे लोग उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। उनमें से एक ने मिष्टी पर गोली चलाई, लेकिन मिष्टी वक्त रहते नीचे झुक गई और गोली उसके पास से निकल गई। ईशा डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। तभी अचानक बाहर का गेट खुला और ऋषिका तेजी से अंदर आई। उसने बिना किसी देरी के उन दोनों आदमियों पर एक एक कर गोली चला दी और फिर मिष्टी और ईशा के सामने आकर खड़ी हो गई। मिष्टी ऋषिका को हैरानी से देख रही थी, जैसे उसे यकीन ही न हो रहा हो। अब और भी लोग घर के अंदर घुसने लगे थे, लेकिन ऋषिका एक एक करके सबको मारती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई प्रोफेशनल शूटर हो। तभी एक गोली उसकी बाजू को छूकर निकल गई आए, पर ऋषिका ने इसकी परवाह नहीं की। वो गुस्से में किसी शेरनी की तरह दहाड़ते हुए दोनों हाथों में गन थामे दुश्मनों पर लगातार फायर करने लगी। उसी वक्त बाहर से एक और आदमी आया जिसने ऋषिका पर निशाना साधा, लेकिन अगले ही पल वो चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। मिष्टी ने देखा, वो और कोई नहीं, नीचे वाले फ्लैट में रहने वाले मिस्टर शर्मा थे जिसने उस आदमी पर गोली चलाई थी। मिष्टी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी सभी खिड़कियों और दरवाजों से लोग अंदर आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पूरी बिल्डिंग को घेर लिया हो। मिष्टी को बहुत डर लग रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि बिल्डिंग में रहने वाले उसके पड़ोसी उसे चारों तरफ से घेरकर दुश्मनों पर बिना रुके फायर कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल शॉक में आ गई। इसी बीच अभियांश ने आकर उसे गले से लगा लिया।
ईशा बहुत रो रही थी। गेट अप, जल्दी चलो, अभियांश ने जल्दी में कहा, लेकिन मिष्टी ने सिर हिलाकर ना कर दिया। अभियांश जानता था कि मिष्टी उसके साथ जाने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगी। वो पहले से ही इस अचानक हुए अटैक से बहुत गुस्से में था और अब मिष्टी से बहस करने में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था। बिना मिष्टी की बात सुने उसने ईशा को उसके हाथ से छीनकर वानिका की गोद में दे दिया और फिर मिष्टी को अपने कंधे पर उठा लिया। मिष्टी उससे छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अभियांश एक हाथ में गन लिए दुश्मनों को मारते हुए अपने फ्लैट में आया। वहां उसने एक बड़ी सी पेंटिंग हटाई जिसके पीछे एक दरवाजा था। बटन दबाने पर वो किसी लिफ्ट की तरह खुला और अभियांश मिष्टी को अपने साथ लेकर अंडरग्राउंड पार्किंग में आ गया। वानिका भी ईशा को लेकर उनके पीछे आ रही थी। अभियांश को आते देख वहां खड़े एक आदमी ने कार की बैक सीट का दरवाजा खोल दिया। अभियांश ने मिष्टी को उसमें बिठाया, लेकिन मिष्टी तुरंत भागने की कोशिश करने लगी। अभियांश ने पहले खुद सीट बेल्ट लगाई और फिर मिष्टी को अपनी गोद में बिठाकर उसे चारों तरफ से जकड़ लिया। वानिका ईशा को लेकर दूसरी कार में बैठ गई। मिष्टी गुस्से में अभियांश को देखते हुए उसके सीने पर मारा। कार ने 80 की स्पीड से वहां से निकली। छोड़ो मुझे, मैं कहीं नहीं जाना आपके साथ, मिष्टी चिल्लाई। लेकिन अभियांश ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसके होठों पर अपनी अंगुली रखकर कहा, पहले ही तुम्हारी जिद की वजह से ये सब हो चुका है। अब एक लफ्ज भी नहीं, जब तक हम घर नहीं पहुंच जाते। अभियांश की यह गहरी और डरावनी आवाज सुनकर मिष्टी एक पल के लिए डर गई। उसे उसमें वही अभियांश नजर आने लगा जो शादी के बाद था, लेकिन फिर भी वो उससे छूटने की कोशिश करती रही। अभियांश ने उसे और कसकर पकड़ लिया। छोड़िए मिस्टर ओबरॉय, मुझे ऋषिका के पास जाना है, वो अकेली है, मिष्टी ने कहा। अभियांश ने जवाब दिया, तुम अपनी फिक्र करो, वो इतनी कैपेबल है कि खुद का ध्यान रख सके। तुम्हारे जाने से उसका काम बढ़ जाएगा। मिष्टी के दिमाग में एक बात खटकी, ऋषिका का पल भर में लोगों को मौत के घाट उतार देना, अपने पड़ोसियों का उसे प्रोटेक्ट करना और दुश्मनों से ऐसे लड़ना जैसे वो इसमें एक्सपर्ट हो। अभियांश के फ्लैट में वो सीक्रेट लिफ्ट, एक एक कड़ी को जोड़ते हुए जो नतीजा उसने निकाला वो किसी बड़ी मिस्ट्री से कम नहीं था। वो अचानक चुप हो गई और अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अलेक्सा प्लीज प्ले, जोर का झटका, हाय, जोरों से लगा, हाँ, लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ, सजा। अभियांश ने उसे देखा। उसे पता था कि मिष्टी कोई बेवकूफ नहीं थी जिसे कुछ समझ न आया हो। मतलब, ऋषिका, वो सब लोग सब आपके, मतलब, मैं इतने दिन से। मिष्टी को समझ नहीं आ रहा था कि अपने शौक को किन शब्दों में बयां करे। ऋषिका, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो उसके हस्बैंड एक्स हस्बैंड के लिए काम कर रही थी। जिस बिल्डिंग में वो इतने दिनों से रह रही थी, वहां के सारे लोग अभियांश के आदमी थे। सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था और वो इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। अभियांश उसकी हालत को अच्छे से समझ रहा था। शायद ये मिष्टी के लिए सबसे बड़ा झटका था जिसे वो अभी तक हजम नहीं कर पा रही थी। पर अभियांश उस बारे में सोच रहा था कि जब उसे सारी सच्चाई पता चलेगी तब उसका हाल क्या होगा। अभियांश ने मिष्टी का सिर अपने सीने से लगा लिया और धीरे धीरे सहलाने लगा। मिष्टी में अब उससे और लड़ने झगड़ने की ताकत नहीं थी। उसका दिमाग सब सोच सोच कर किसी पत्थर की तरह भारी हो रहा था। अभियांश के दिल की धड़कनें महसूस करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अभियांश का दिल सुकून से भर गया। उसने कितनी तड़प के साथ इस पल का इंतजार किया था, कितना कुछ सहा था। वो जानता था कि ये सुकून बस थोड़ी देर के लिए है, जब तक मिष्टी अपने पुराने अवतार में वापस नहीं आ जाती, लेकिन फिर भी वो इन पलों को जीना चाहता था। उसने अपना सिर मिष्टी के सिर पर रख लिया और आंखें बंद कर लीं। अभियांश के चेहरे पर एक सुकून भरी हल्की मुस्कान उभर आई। अरसा बीत गया था उसे ऐसे मुस्कुराते हुए। आज कहीं जाकर उसे लग रहा था जैसे सच में उसके पास दिल है। ये पल उनकी जिंदगियों में एक नई शुरुआत की तरह था, जहां उम्मीदें फिर से जाग उठी थी, लेकिन अभी तक एक बहुत बड़ी लड़ाई बाकी थी। दूसरी तरफ विराज अभियांश के फ्लैट में सोफे पर बैठी ऋषिका की पट्टी कर रहा था। गोली उसकी बाजू को छूकर गुजरी थी और चाकू से कट भी लगा था।
ऋषिका ने उसे बार बार मना किया था कि वो ये सब कर लेगी, लेकिन विराज उसे जबरदस्ती खींच लाया था। ऋषिका की दर्द भरी आवाज सुनकर विराज ने उसे माफी भरी नजरों से देखा। उसने धीरे धीरे फूंक मारते हुए उसके बाजू पर क्रीम लगाने लगा। लेकिन ऋषिका को ये बताने का कोई तरीका नहीं था कि ये दर्द की वजह से नहीं, बल्कि विराज की करीबियों की वजह से वो इतनी बेचैन हो रही थी। हर बार जब विराज उसके करीब आता, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती। वो उसे चाहती थी, लेकिन उस दर्द से डरती थी जो दिल टूटने पर इंसान को कमजोर बना देता है। मैं कर लूंगी प्लीज, ऋषिका ने अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, लेकिन विराज ने ऐसा होने नहीं दिया। विराज ने ऋषिका के चेहरे को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में छिपी बेचैनी को समझते हुए उसने धीरे से क्रीम लगाने का काम खत्म किया और उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया। ऋषिका ने उसकी आंखों में झांकते हुए महसूस किया कि उसकी नज़रों में एक गहराई है जो उसे बहुत कुछ कह रही है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। सर, उसने कहा, लेकिन शब्द उसके होठों पर आकर रुक गए। विराज ने उसके हाथ को और कसकर पकड़ा और अपनी ओर खींचते हुए उसके करीब आ गया। क्या तुम जानती हो, उसने कहा, मैंने इतने वक्त तुम्हें कितना मिस किया। ऋषिका का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा कि क्या ये सच है? क्या वो सच में उसके लिए इतनी खास थी? विराज ने धीरे धीरे उसकी चोटी के बालों को अपनी उंगलियों से सहलाया और फिर उसके चेहरे के पास आते हुए बोला, तुम्हारे बिना जैसे सब कुछ अधूरा सा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ऋषिका के चेहरे के करीब हो गया। ऋषिका को उसकी सांसें अपने कांपते हुए होठों पर महसूस हो रही थी। उनकी सांसें एक साथ मिल रही थीं। विराज और ऋषिका एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। उनके बीच की खामोशी में केवल उनकी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। विराज ने धीरे से ऋषिका का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके गाल सहलाते हुए उसके होठों के करीब आ गया। उनकी सांसें एक दूसरे से मिल रही थीं और धड़कनें एक लय में धड़क रही थी। वो दोनों जैसे एक पल में खो जाने वाले थे। क्या ऋषिका का ये सच जानने के बाद मिष्टी और ऋषिका के रिश्ते में कोई बदलाव आएगा? क्या है पूरी सच्चाई? और क्या होने वाला है विराज और वानिका के बीच? विराज धीरे धीरे ऋषिका के करीब आ गया था। ऋषिका ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो खुद को विराज के हवाले कर रही हो। विराज को भी पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो बस एक बार ऋषिका के कांपते होठों को छूना चाहता था। विराज ने ऋषिका को देखा और अपने अंगूठी से उसके निचले होंठ को छुआ। वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पहली बार जब उसने ऋषिका को देखा था, तभी से उसकी हर बात उसे भाने लगी थी और वो उसे अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। विराज धीरे से आगे झुका और अगले ही पल उसने ऋषिका के होठों पर अपने होठ रख दिए। जैसे ही ऋषिका ने विराज के होठों का हल्का सा स्पर्श अपने होठों पर महसूस किया, उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। विराज ने धीरे धीरे और बहुत ही सॉफ्टली उसके ऊपरी और निचले होठों को किस किया। उसे ऋषिका के होठों का टेस्ट बहुत पसंद आ रहा था और उसने ऋषिका को अपनी तरफ खींचते हुए अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट लीं। अब वो पूरे पैशन के साथ उसे किस करने लगा। कुछ सेकंड बाद ऋषिका ने भी उसका साथ देना शुरू किया और उसकी कॉलर पकड़कर उसे और करीब खींच लिया। अब किस और भी इंटेंस हो चुका था और दोनों में से कोई भी रुकने के मूड में नहीं था। विराज ने उसे सोफे पर लेटाकर और उसके ऊपर आकर उसे किस करना जारी रखा। उनकी उंगलियां अब एक दूसरे में उलझ चुकी थीं और उनके शरीर एक दूसरे से सटे हुए थे, जैसे अब वो पूरी तरह से खुद पर काबू खोने वाले थे। उनकी किस इंटेंस हो गई। ऋषिका ने अपनी हाथों से उसके कंधे पकड़ लिए और उसे अपने करीब खींचने लगी। जब विराज ने उसके बॉटम लिप्स को हल्के से बाइट करके किस करना शुरू किया, तब उसके मुंह से एक सॉफ्ट मोन निकल गई और उसके अंदर एक वार्म सेंस ऑफ प्लेजर फैल गया। विराज का दूसरा हाथ उसके टी शर्ट के नीचे जाकर उसकी स्किन टच करने लगा। ये महसूस कर ऋषिका की बॉडी पर गूजबॉम्ब्स आ गए। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। ऋषिका ने फौरन आंखें खोलीं और तेजी से खड़ी हो गई। विराज की मुट्ठियां गुस्से में कस गई। उसकी खींच साफ दिख रही थी। ऋषिका इधर उधर देखने लगी। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि कैसे वो बस विराज की उन बातों से सब कुछ भूल जाती थी और सिर्फ उसके करीब होने भर से मदहोश हो जाती थी। ऋषिका ने जल्दी से खुद को ठीक किया और दरवाजा खोला।
सामने राजवीर खड़ा था। ऋषिका के परेशान और घबराए चेहरे को देखकर उसकी भौहें हल्की सी उठ गईं। उसकी नज़र विराज पर पड़ी, जो साफ तौर पर चिढ़ा हुआ दिख रहा था। राजवीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसने शरारत भरे अंदाज में पूछा, सॉरी, कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? ऋषिका ने तुरंत ना में सिर हिला दिया, जबकि विराज उसे घूर रहा था। राजवीर ने मजाक करते हुए कहा, तुम्हारे घूरने से मैं मरने वाला नहीं हूँ, बस ये बताने आया था कि ये जगह अब सेफ नहीं है, जल्दी से निकलो यहाँ से। इतना कहकर वो चला गया। ऋषिका ने फौरन कहा, मैं फाइल्स लेकर आती हूँ सर, और वो भी वहां से चली गई। विराज वहीं खड़ा रह गया, मन ही मन राजवीर को गालियां देते हुए। सूरज की हल्की किरणें एक आलीशान और भव्य विला पर पड़ रही थी, जो अपने चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था। अचानक दूसरी तरफ से कई कारें आकर विला के बाहर रुकीं। मिष्टी की आंखें खुलीं और उसने गहरी सांस ली। उसकी धड़कन तेज हो गई जब उसने अपने आप को अभियांश के इतना नजदीक पाया। उसने अभियांश से दूरी बनाते हुए जल्दी से कार का दरवाजा खोला और बाहर आ गई। खालीपन का एहसास एक बार फिर अभियांश के दिल को छू गया। वानिका अपनी गोद में ली हुई ईशा के साथ विला को देख रही थी। ईशा की आंखों में चमक थी, जैसे वो किसी राजमहल को देख रही हो। उसने अपनी तोतली आवाज में कहा, बुई, दिस इज बहू, बहू। ब्यूटिफुल, मेरी जान, अभियांश ने उसे अपनी गोद में लेते हुए कहा। ईशा ने खुशी से सिर हिलाया। दूसरी तरफ वानिका ईशा के बुआ कहने पर बहुत खुश थी। वहीं मिष्टी अपनी गुस्से भरी आंखों से अभियांश और ईशा को देख रही थी। वे दोनों इतने आराम से बात कर रहे थे जैसे वे सालों से एक दूसरे को जानते हों। मिष्टी के मन में गुस्सा और अफसोस दोनों उमड़ रहे थे। क्या ये सही था कि ईशा को उसके पापा से इतनी दूर रखा जाए? जब ईशा बड़ी होगी और अपने पापा के बारे में पूछेगी, तब वो क्या जवाब देगी? इन्हीं ख्यालों में खोई मिष्टी ने ईशा को लेने की कोशिश की, लेकिन अभियांश ने उसे उठाकर अंदर जाने लगा। वानिका ने थोड़ी हिचकिचाते हुए मिष्टी को भी अंदर चलने का इशारा दिया। मिष्टी ने आसपास देखा। चारों ओर हरियाली थी, लेकिन बॉडीगार्ड्स और सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी जंगल में आ गए हों। अब कोई रास्ता न होने के कारण मिष्टी को मजबूरन अंदर जाना पड़ा। जैसे ही मिष्टी और वानिका विला के अंदर आई, वानिका ने तुरंत सर्वेंट्स को बुलाया। एक साफ सुथरी महिला जो सफेद कपड़े पहने हुए थी तुरंत उनकी ओर आई। जी मैडम, आप भाभी को उनका रूम दिखा दे, वानिका ने कहा। मिष्टी ने ईशा को देखा। उसे अपने साथ ले जाने की इच्छा थी, लेकिन अभियांश अभी भी ईशा के साथ विला दिखाने में बिजी था। ईशा भी उसके साथ बहुत खुश लग रही थी। एक आखिरी बार, फिर मैं आपको मेरी बेटी से कभी नहीं मिलने दूंगी, मिष्टी ने हल्की आवाज में कहा और फिर अपने कमरे की ओर चल दी। इसी बीच अभियांश ने ईशा को अपनी गोद में उठाकर विला के सुंदर कमरों और गार्डन को दिखाना शुरू किया। जब वे एक खूबसूरत बालकनी के पास पहुंचे, ईशा ने अचानक उसके गालों पर अपने छोटे छोटे हाथ रखे और मासूमियत से पूछा, आल यू माय पापा? अभियांश की कदम वहीं ठिठक गए। उसके दिल में एक हलचल हुई और उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने कांपते हुए होठों से कहा, क्या कहा आपने? एक बार फिर से कहो। ईशा उसे देखकर मुस्कुराने लगी और जोर जोर से गर्दन हिलाने लगी। अभियांश उसके मुंह से खुद के लिए पापा सुनना चाहता था, लेकिन शायद उसकी बेटी भी उसके जैसी जिद्दी थी। वो बस मुस्कुराते हुए न में अपना सिर हिलाती रही। अभियांश ने उसे अपनी गोद में और कसकर पकड़ लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसका दिल खुशी से भर गया। विराज धीरे धीरे ऋषिका के करीब आ गया था। ऋषिका ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो खुद को विराज के हवाले कर रही हो। विराज को भी पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो बस एक बार ऋषिका के कांपते होठों को छूना चाहता था। विराज ने ऋषिका को देखा और अपने अंगूठी से उसके निचले होंठ को छुआ। वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पहली बार जब उसने ऋषिका को देखा था, तभी से उसकी हर बात उसे भाने लगी थी और वो उसे अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। विराज धीरे से आगे झुका और अगले ही पल उसने ऋषिका के होठों पर अपने होठ रख दिए। जैसे ही ऋषिका ने विराज के होठों का हल्का सा स्पर्श अपने होठों पर महसूस किया,
उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। विराज ने धीरे धीरे और बहुत ही सॉफ्टली उसके ऊपरी और निचले होठों को किस किया। उसे ऋषिका के होठों का टेस्ट बहुत पसंद आ रहा था और उसने ऋषिका को अपनी तरफ खींचते हुए अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट लीं। अब वो पूरे पैशन के साथ उसे किस करने लगा। कुछ सेकंड बाद ऋषिका ने भी उसका साथ देना शुरू किया और उसकी कॉलर पकड़कर उसे और करीब खींच लिया। अब किस और भी इंटेंस हो चुका था और दोनों में से कोई भी रुकने के मूड में नहीं था। विराज ने उसे सोफे पर लेटाकर और उसके ऊपर आकर उसे किस करना जारी रखा। उनकी उंगलियां अब एक दूसरे में उलझ चुकी थीं और उनके शरीर एक दूसरे से सटे हुए थे, जैसे अब वो पूरी तरह से खुद पर काबू खोने वाले थे। उनकी किस इंटेंस हो गई। ऋषिका ने अपनी हाथों से उसके कंधे पकड़ लिए और उसे अपने करीब खींचने लगी। जब विराज ने उसके बॉटम लिप्स को हल्के से बाइट करके किस करना शुरू किया तब उसके मुंह से एक सॉफ्ट मोन निकल गई और उसके अंदर एक वार्म सेंस ऑफ प्लेजर फैल गया। विराज का दूसरा हाथ उसके टी शर्ट के नीचे जाकर उसकी स्किन टच करने लगा। ये महसूस कर ऋषिका की बॉडी पर गूजबॉम्ब्स आ गए। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। ऋषिका ने फौरन आंखें खोलीं और तेजी से खड़ी हो गई। विराज की मुट्ठियां गुस्से में कस गईं, उसकी खींच साफ दिख रही थी। ऋषिका इधर उधर देखने लगी। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि कैसे वो बस विराज की उन बातों से सब कुछ भूल जाती थी और सिर्फ उसके करीब होने भर से मदहोश हो जाती थी। ऋषिका ने जल्दी से खुद को ठीक किया और दरवाजा खोला। सामने राजवीर खड़ा था। ऋषिका के परेशान और घबराए चेहरे को देखकर उसकी भौहें हल्की सी उठ गईं। उसकी नज़र विराज पर पड़ी, जो साफ तौर पर चिढ़ा हुआ दिख रहा था। राजवीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसने शरारत भरे अंदाज में पूछा, सॉरी, कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? ऋषिका ने तुरंत ना में सिर हिला दिया, जबकि विराज उसे घूर रहा था। राजवीर ने मजाक करते हुए कहा, तुम्हारे घूरने से मैं मरने वाला नहीं हूँ, बस ये बताने आया था कि ये जगह अब सेफ नहीं है, जल्दी से निकलो यहाँ से। इतना कहकर वो चला गया। ऋषिका ने फौरन कहा, मैं फाइल्स लेकर आती हूँ सर, और वो भी वहां से चली गई। विराज वहीं खड़ा रह गया, मन ही मन राजवीर को गालियां देते हुए। सूरज की हल्की किरणें एक आलीशान और भव्य विला पर पड़ रही थी, जो अपने चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था। अचानक दूसरी तरफ से कई कारें आकर विला के बाहर रुकीं। मिष्टी की आंखें खुली और उसने गहरी सांस ली। उसकी धड़कन तेज हो गई जब उसने अपने आप को अभियांश के इतना नजदीक पाया। उसने अभियांश से दूरी बनाते हुए जल्दी से कार का दरवाजा खोला और बाहर आ गई। खालीपन का एहसास एक बार फिर अभियांश के दिल को छू गया। वानिका अपनी गोद में ली हुई ईशा के साथ विला को देख रही थी। ईशा की आंखों में चमक थी, जैसे वो किसी राजमहल को देख रही हो। उसने अपनी तोतली आवाज में कहा, बुई, दिस इज बहू, बहू। ब्यूटिफुल, मेरी जान, अभियांश ने उसे अपनी गोद में लेते हुए कहा। ईशा ने खुशी से सिर हिलाया। दूसरी तरफ वानिका ईशा के बुआ कहने पर बहुत खुश थी। वहीं मिष्टी अपनी गुस्से भरी आंखों से अभियांश और ईशा को देख रही थी। वे दोनों इतने आराम से बात कर रहे थे जैसे वे सालों से एक दूसरे को जानते हों। मिष्टी के मन में गुस्सा और अफसोस दोनों उमड़ रहे थे। क्या ये सही था कि ईशा को उसके पापा से इतनी दूर रखा जाए? जब ईशा बड़ी होगी और अपने पापा के बारे में पूछेगी, तब वो क्या जवाब देगी? इन्हीं ख्यालों में खोई मिष्टी ने ईशा को लेने की कोशिश की, लेकिन अभियांश ने उसे उठाकर अंदर जाने लगा। वानिका ने थोड़ी हिचकिचाते हुए मिष्टी को भी अंदर चलने का इशारा दिया। मिष्टी ने आसपास देखा। चारों ओर हरियाली थी, लेकिन बॉडीगार्ड्स और सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी जंगल में आ गए हों। अब कोई रास्ता न होने के कारण मिष्टी को मजबूरन अंदर जाना पड़ा। जैसे ही मिष्टी और वानिका विला के अंदर आई, वानिका ने तुरंत सर्वेंट्स को बुलाया। एक साफ सुथरी महिला जो सफेद कपड़े पहने हुए थी तुरंत उनकी ओर आई। जी मैडम, आप भाभी को उनका रूम दिखा दे, वानिका ने कहा। मिष्टी ने ईशा को देखा। उसे अपने साथ ले जाने की इच्छा थी, लेकिन अभियांश अभी भी ईशा के साथ विला दिखाने में बिजी था। ईशा भी उसके साथ बहुत खुश लग रही थी। एक आखिरी बार, फिर मैं आपको मेरी बेटी से कभी नहीं मिलने दूंगी,
मिष्टी ने हल्की आवाज में कहा और फिर अपने कमरे की ओर चल दी। इसी बीच अभियांश ने ईशा को अपनी गोद में उठाकर विला के सुंदर कमरों और गार्डन को दिखाना शुरू किया। जब वे एक खूबसूरत बालकनी के पास पहुंचे, ईशा ने अचानक उसके गालों पर अपने छोटे छोटे हाथ रखे और मासूमियत से पूछा, आल यू माय पापा? अभियांश की कदम वहीं ठिठक गए। उसके दिल में एक हलचल हुई और उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने कांपते हुए होठों से कहा, क्या कहा आपने? एक बार फिर से कहो। ईशा उसे देखकर मुस्कुराने लगी और जोर जोर से गर्दन हिलाने लगी। अभियांश उसके मुंह से खुद के लिए पापा सुनना चाहता था, लेकिन शायद उसकी बेटी भी उसके जैसी जिद्दी थी। वो बस मुस्कुराते हुए नमे अपना सिर हिलाती रही। अभियांश ने उसे अपनी गोद में और कसकर पकड़ लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसका दिल खुशी से भर गया। क्या ऋषिका विराज के बीच हुई ये किस उनकी नज़दीकियां बढ़ा पाएगी? क्या मतलब था मिष्टी की साथ का? कहाँ लाया है अभियांश उन्हें? To be continued. Thank you for joining me on this storytelling journey. If you enjoyed today's story, make sure to give this video a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to hit the subscribe button and the bell icon so you never miss an update. We have many more exciting stories coming your way, and trust me, you won't want to miss them. Until next time, keep dreaming and keep believing in the magic of stories. See you in the next video.